हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं, उसमें आज आपके एसएसटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 की क्रांति और उसके बाद। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? जब जनता बगावत करती है, जो कि क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको। चलिए देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट था इसमें कि अवध की रियासत अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत में से एक थी। तो अवध की जो रियासत थी, वह अंग्रेज़ों ने जो सबसे लास्ट में कब्जा किया, वह अवध को ही कब्जा किया था। ध्यान रखिएगा, अंग्रेज़ों ने सबसे लास्ट में कब्जा किस जगह को, किस रियासत को किया था, तो वह अवध को किया था। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई। और कब किया? 1801 में। 1801 में अवध में एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेज़ों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और 1856 में इसे कब्जे में पूर्णतः ले लिया गया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक ढंग से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अवध की जो रियासत थी, वह अंग्रेज़ों के द्वारा कब्जे किए जाने वाले में से आखिरी रियासत थी। और कब कब्जे में ली गई? 1856 में। और इसमें कुशासन का आरोप लगा के इसको लिया गया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कुशासन का आरोप लगा दिया गया था इस पर। आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट है कि कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। तो 1857 के आसपास का जो समय था, उस समय तक मुगलों का जो शासन चल रहा था, उसको भी खत्म करने का पूरा कंपनी ने ध्यान लगा दिया था अपना। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया था। और कंपनी जो सिक्के जारी कर रही थी व्यापार के लिए, उसमें से भी मुगलों के बादशाह का नाम हटा दिया गया था। 1849 में डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल दिया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जनरल जो डलहौजी था उस समय 1849 में उसने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल दिया जाएगा और उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। इनका कथन क्या है कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। तो अगर प्रश्न बनेगा कि यह किसने कहा है कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, तो यह किसने कहा है? कैनिंग ने कहा है, 1856 में कहा। उनके मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। और ये इन्होंने आगे क्या कहा कि उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, ना ही उनके बेटे को, ना उनके वंश के किसी व्यक्ति को। उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में ही मान्यता दी जाएगी और उन्हें केवल राजकुमार माना जाएगा। आगे देखते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है कि 1857 क्रांति के कारण में जो किसान किस प्रकार उसका कारण बने थे और सिपाही क्यों 1857 की क्रांति में शामिल हुई थी। क्योंकि किसान भी बहुत जोरों शोरों से 1857 की क्रांति में शामिल हुए थे और सिपाही से तो ये शुरू ही हुई थी। मंगल पांडे नामक जो सिपाही था, उससे तो शुरू ही हुई थी ये 1857 की क्रांति। चलिए देखते हैं। इसमें है कि गाँवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीक़ों से परेशान हो गए थे। तो गाँव में जो किसान और ज़मींदार थे, उन पे बहुत ज़्यादा लगान लिया जाता था, बहुत ज़्यादा भारी भरकम लगान और कर लिया जाता था। और कर लेने में भी बहुत सख्त तरीके अपनाए जाते थे। अगर आप कर नहीं दे पा रहे हैं तो उन पर कोड़े बरसाए जा रहे थे और उनकी विभिन्न चीज़ें उनसे छीन ली जा रही थी। तो इनसे गाँव के किसान और ज़मींदार परेशान हो गए थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया हुआ कर्ज लौटा ही नहीं पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियाँ पुरानी ज़मीनी हाथों से निकल जाती थी। इससे क्या होता था कि उनकी जो ज़मीनें हैं, पीढ़ियों पुरानी जो ज़मीनें थी, वह हाथ से निकल जाती थी। मतलब उनके जो मालिकाना हक की ज़मीनें थी, वह अंग्रेज़ ले लेते थे। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों को भी असंतोष की अपनी एक वजह थी। तो जो कंपनी के तहत भारतीय सिपाही काम करते थे, उनकी भी एक कारण था। वे क्यों शामिल हुए इस क्रांति में? चलिए देखते हैं। वे अपने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। तो उनके कारण क्या थे? सिपाहियों के वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को भी ठेस पहुंचा रहे थे। तो कई नए नियम जो बनाए जा रहे थे, वह उनकी आस्थाओं और भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। क्या आप जानते हैं कि उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे? तो एक ऐसा नियम आया था जिसमें यह कहा गया कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो भारतीय सैनिकों को, जो अंग्रेज़ के शासन में काम कर रहे हैं, उन्हें समुद्र पार जाकर लड़ना भी पड़ेगा। लेकिन उस समय तक क्या नियम था कि जब समुद्र पार जाना क्या है, पाप समझा जाता था। अब देखते हैं फिर ये कैसे कारण बना।
उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी। तो उस समय के लोगों को क्या लगता था कि अगर आप समुद्र पार करके जाएंगे तो आपका धर्म और जाति नष्ट हो जाएगी। आगे है कि जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। तो 1824 में जब सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने में ऐतराज़ नहीं था, तो वे कह रहे थे अगर आप वर्मा हमें ज़मीन के रास्ते से भेजेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा भी दी गई। तो सरकार का हुक्म नहीं माना ये लोगों ने, तो इसलिए इन्हें बहुत ज़्यादा सज़ा भी मिली, बहुत सख्त तरीके से सज़ा मिली। क्योंकि यह मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था, इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। तो ये मुद्दा, क्योंकि अंग्रेज़ों को पता चला कि ये मुद्दा हमें आगे चल के परेशानी बना सकता है, इसलिए 1856 में कंपनी ने एक नया कानून बनाया। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाकर लड़ना पड़ सकता है। तो जो 1856 में कानून बना, इसमें क्या लिखा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी कर रहा है तो ज़रूरत पड़ने पे उसे समुद्र पार करना भी पड़ सकता है और वहाँ लड़ाई लड़नी पड़ सकती है अगर ज़रूरत पड़ेगी। तो आगे देखते हैं। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना आसान हो गया। और दूसरा कारण इसमें अब दिया गया है कि पहला कारण तो हो गया किसान का कारण हो गया, और एक कारण था किसका, सिपाहियों का भी कारण हो गया, समुद्र पार करके वे नहीं जाना चाहते थे। एक और कारण है, इसमें देखते हैं आम जनता कैसे प्रभावित हुई, जो धार्मिक कारण था। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसकी सारी पुरखों की जो संपत्ति है उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। तो इसमें ये बताया गया कि अगर आप ईसाई धर्म अपना लेते हैं 1850 के कानून में, तो इसमें ये प्रावधान था कि अगर आप अपना लेंगे तो आपकी जो पुरखों की ज़मीन है अगर वह छीनी गई हैं तो आपको दे दी जाएंगी, और अगर नहीं छीनी गई हैं तो आपके वैसे ही आपके पास रहेंगी। धर्म बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और लोगों को क्या लगा, लोगों को ठेस इससे पहुंची और उन्होंने समझा कि ये हमारे धर्म का परिवर्तन करना चाहते हैं। तो 1857 की क्रांति में ये भी एक कारण बन गया। आगे देखते हैं। आगे एक पॉइंट इसमें दिया गया था 84 नियमों की सूची। चलिए देखते हैं इसमें नियम दिए गए थे क्या पॉइंट। 84 नियमों की सूची, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। यह महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे, नाम याद कर लीजिएगा, महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे विष्णु भट्ट गोडसे, उनके द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, माझा प्रवास लिखी है, इसको नोट कर लीजिएगा। विष्णु भट्ट गोडसे ने माझा प्रवास पुस्तक लिखी है, उसके कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई। तो विष्णु भट्ट ने अपनी बुक माझा प्रवास में क्या लिखा कि वे कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ अंग्रेज़ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे लौट जाएं। और उन्होंने क्या सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। तो उन्होंने क्या सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं। ये कौन, विष्णु भट्ट गोडसे और उनके जो साथ थे, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मचने वाला है। सिपाहियों ने जो आगे कहा उस वह लिखा गया है, चलिए देखते हैं सिपाहियों ने आगे क्या कहा। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमदा है। तो इन्होंने आगे क्या कहा कि जो अंग्रेज़ सरकार है वह हिंदुओं और मुसलमानों को जो धर्म है उसको नष्ट करने पर आमादा है, मतलब तुल चुका है, उसके धर्म को नष्ट करना चाहता है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है। किसने, अंग्रेज़ों ने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। तो इन्होंने 84 नियमों की सूची किसके लिए बनाई थी, हिंदू धर्म और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने के लिए। तो इसमें यही बताया गया है कि 84 नियमों की सूची किससे संबंधित है, विष्णु भट्ट की गोडसे की पुस्तक जो लिखी गई है, उनकी पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश इसमें दिए गए हैं। और 84 नियमों की सूची क्या थी, अंग्रेज़ ने बनाई थी। अंग्रेज़ लोग बनाए थे किसके लिए, धर्म को नष्ट करने के लिए, किसके, हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म को नष्ट करने के लिए। आगे देखते हैं। आगे है उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों मिलती है। तो उस समय की एक और झलक दिखाई कर रही है, एक और कहानी बताई जा रही है। किसके, सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरण, उन्होंने अपनी संस्मरण लिखी थी, उसमें दिखती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। तो सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में एक सिपाही के रूप में भर्ती उन्हें किया गया था। उन्होंने 48 साल नौकरी की और 1860 में रिटायरमेंट ली। तो उन्होंने कितनी नौकरी की, 48 साल, और 1860 में रिटायरमेंट ली। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की थी। तो वे चूँकि अंग्रेज़ सेना से संबंधित थे, उनकी नेटिव आर्मी के सिपाही थे, तो उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की।
हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था। ये अजब बात थी कि उनका बेटा जो था वह विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नॉर्गेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। तो जब रिटायरमेंट ले लिए तो उनके जो कमांड अफसर थे, कौन, नॉर्गेट, उन्होंने इस संस्मरण को लिखने के लिए उन्हें प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे जिनका नॉर्गेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपना संस्मरण लिखा और अंग्रेजी में इसका अनुवाद किसने किया? इनके अफसर नॉर्गेट ने ही किया। और उसका नाम क्या है? उसका नाम था फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। उसका नाम क्या था? फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक। ध्यान रखिएगा, प्रश्न अगर बनेगा फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार किससे संबंधित है? तो 1857 की क्रांति से संबंधित है। और यह किसका संस्मरण है? तो सीताराम पांडे का संस्मरण है। और इसको इंग्लिश में अनुवाद किसने किया है? इनके ऑफिसर नॉर्गेट ने किया था। आगे देखते हैं। आगे है 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। ध्यान रखिएगा, बगावत कैसे शुरू हुई इसके बारे में बताया गया है कि 29 मार्च 1857 को जो युवा सिपाही मंगल पांडे थे वो बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला कर दिए और इसी के कारण उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने जो नई बंदूकें आई थी, नए कारतूस आए थे, उनके साथ अभ्यास करने से इनकार कर दिया। ऐसा क्यों किया गया इसको अभी आप आगे देखेंगे। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। सिपाहियों को क्या लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। तो 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा भी मिली। तो जो 85 सिपाही को निकाला गया उन्हें 10-10 साल की सज़ा भी मिली। यह 9 मई 1857 की बात है। यह कब की बात है? 9 मई 1857 की बात है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट इसमें है कि बहादुर शाह जफ़र को इस युद्ध का नेता घोषित किया गया। तो बहादुर शाह जफ़र को इस युद्ध का नेता घोषित किया गया था क्योंकि वह उस समय मुग़ल सम्राट वही बचे थे, वही अंतिम मुग़ल सम्राट थे। तो बहादुर शाह जफ़र को इस युद्ध में नेता घोषित किया गया था। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है कि स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। तो जो पेशवा बाजीराव थे उनके दत्तक पुत्र मतलब गोद लिए हुए पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिक को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने सेना इकट्ठा की और कानपुर में ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया और उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफ़र के तहत गवर्नर है। उन्होंने क्या ऐलान कर दिया कि वे बहादुर शाह जफ़र के तहत गवर्नर है। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिश कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, अगला पॉइंट इसमें दिया गया है। ये अगला पॉइंट है कि लखनऊ में क्या हुआ कि लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह का जो बेटा था बिरजिश कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। ये कौन था? नवाब वाजिद अली शाह का बेटा था और इसका नाम बिरजिश कद्र था। लखनऊ की गद्दी पर इसे बैठाया गया। आगे देखते हैं। आगे है कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारी चुनौती दी। तो झांसी में किसने लड़ा था अंग्रेजी सिपाहियों से? रानी लक्ष्मीबाई। और उनके साथ कौन थे? नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे थे। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी कर लीजिएगा, अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फ़ौज तैयार की और अंग्रेज़ों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि सारे पॉइंट्स तो आपको पता रहते हैं, इसलिए वो एग्जाम में कम पूछा जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछे जाने के चांस किसके हैं? इसके हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फ़ौज तैयार की थी और अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी। उसका नेतृत्व किया क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण किया था। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है कि फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेज़ों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। तो 1857 की क्रांति के दौरान किसने यह भविष्यवाणी की थी कि अंग्रेज़ों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा? तो वह फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने की थी। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि बिहार में इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो वहाँ के जमींदार कुंवर सिंह ने किया था। ध्यान रखिएगा, वहाँ के जमींदार कुंवर सिंह ने किया था और इन्हें अंग्रेजी शासन में किसी ने हरा नहीं पाया। आगे देखते हैं। आगे है कंपनी का पलटवार। आगे कंपनी का पलटवार है।
सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। तो सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। ध्यान रखिएगा, सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई और बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल सम्राट थे उन पर मुकदमा चलाया गया और आजीवन कारावास दे दिया गया। उनके बेटों को उनके सामने ही मार दिया गया गोली और इनको और इनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। तो आजीवन कारावास काटने के लिए कहाँ भेजा गया? रंगून जेल में भेज दिया गया इनको और इनकी पत्नी जीनत महल को। आगे देखते हैं, इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। तो इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। आगे देखते हैं, आगे है कि मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में आया। तो लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में कब आया? मार्च 1858 में। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई। तो जून 1858 में लक्ष्मीबाई हारी और झांसी किसके कब्जे में आ गया? अंग्रेजों के कब्जे में आ गया और इन्हें मार डाला गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ और ऐसा ही अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। अब आगे देखते हैं कि विद्रोह के बाद के साल क्या थे, विद्रोह के बाद परिवर्तन क्या क्या हुए उसको देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रश्न यहाँ से बनता है और हर बार पीवाईक्यू में अगर इस टॉपिक से प्रश्न बनेगा तो सबसे ज़्यादा चांस इससे रहते हैं कि विद्रोह के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए। चलिए देखते हैं, अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बदलाव हुआ। पहला बदलाव था कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया। तो ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए। इसका मतलब क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले एक प्राइवेट कंपनी थी, अब वह क्या होगी, वह अब इंग्लैंड के शासन से संबंधित हो गई, मतलब वह अब इंग्लैंड की महारानी की संपत्ति हो गई। आगे देखते हैं, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री नामक नया पद सृजित किया गया और नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया और इसका जिम्मा क्या था कि भारत से संबंधित जो शासन किया जा रहा है उसे सुचारू ढंग से किया जा सके। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया और उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहा गया? इंडिया काउंसिल कहा गया। तो प्रश्न बनेगा कि भारत मंत्री का जो पद बना वह कब बना? तो वह 1858 के कानून से बना और इसकी सहायता करने के लिए इंडिया काउंसिल पद भी बनाया गया। पद क्या था? ये क्या थी? काउंसिल थी। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा मिल गया। तो जो पहले गवर्नर जनरल कहलाते थे उन्हें अब वायसराय कहा जाएगा। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि भी घोषित कर दिया गया और इसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि भी घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे सीधे अपने हाथों में ली गई। तो वही बात हो गई कि इसमें क्या हुआ कि अंग्रेज सरकार ने भारत में शासन को सीधे सीधे अपने हाथों में ले लिया। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ कि देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। तो जितने भी शासक थे उनको ये कहा गया कि अब कभी भी उनके भूक्षेत्र पर उनके कभी कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई और उन्हें जो उनकी रियासत है वह अपने दत्तक पुत्र मतलब गोद लिए हुए पुत्र को भी दे सकते थे। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। लेकिन उन्हें यह बात जरूर बताई गई कि उन्हें ब्रिटेन की रानी के अधीन रहना ही पड़ेगा। इस तरह भारतीय शासक को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासक चलाने की छूट मिल गई। मतलब इसमें क्या हुआ कि भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रह के आप शासन चला सकते हैं, लेकिन जो महारानी होगी आप उनके ही अधीन होंगे। तीसरा जो परिवर्तन हुआ, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम किया गया। तो चूंकि विद्रोह हो गया था उसमें भारतीय सिपाही थे, इसलिए तीसरा क्या हुआ कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम किया गया और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाई गई। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत तथा दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। तो यह भी तय किया गया कि अवध क्षेत्र से, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाही कम किए जाएंगे और गोरखा, सिख और पठानों से ज़्यादा भर्तियाँ होंगी। किसकी? सैनिकों की। आगे देखते हैं चौथा परिवर्तन क्या हुआ कि मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। इसमें ये परिवर्तन है या पीवाईक्यू भी है। इसमें यह हुआ था कि मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई और उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा गया। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा गया। अंग्रेज़ों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अंग्रेज़ों को यह मानना था कि यह विद्रोह इन्होंने ही खड़ा किया है। पाँचवा परिवर्तन ये था कि अंग्रेज़ों ने
फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। और अंग्रेज़ों ने क्या फैसला किया इस क्रांति के बाद कि लोगों के धर्म को, भारत के लोगों को और उनके रीति रिवाजों का हम सम्मान करेंगे। आखिरी परिवर्तन क्या हुआ कि भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा ज़मीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई गई। अगला परिवर्तन ये था, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगला लास्ट लिखा गया है कि इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ और इसके बाद नया इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। चलिए फिर इसी के साथ आज के चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारी YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।